नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। ऊर्जा उत्पादन के आधार पर सभी नाभिकीय अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया था। एक भाग था नाभिकीय विखंडन, दूसरा भाग था नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में जो भी संबंधित बातें थी, इटसेल्फ नाभिकीय विखंडन, ऊर्जा, नाभिकीय रिएक्टर वगैरह वगैरह सब अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो सब अब हमें आज से पढ़ना है नाभिकीय संलयन, है ना। यही दो वर्गीकरण हमने किए तो मैंने कहा भी था ये टॉपिक बड़े लंबे निकलेंगे। तो नाभिकीय विखंडन पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। आज हमें स्टार्ट करना है बी पार्ट, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। वो था न्यूक्लियर फिशन और ये है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है साहब। तो सब अब आपको नाभिकीय संलयन के संदर्भ में जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया विखंडन की है। वह प्रक्रिया जिसमें दो या अधिक हल्के नाभिक सम्मिलित होकर, शामिल होकर, संलयित होकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाती है। नाभिकीय संलयन की इस प्रक्रिया में निर्मित भारी नाभिक का द्रव्यमान संलयित होने वाले सभी हल्के नाभिकों के कुल द्रव्यमान से सदैव कम होता है। अर्थात संलयन की इस प्रक्रिया में द्रव्यमान की क्षति होती है। इसलिए विखंडन के विपरीत होने के बावजूद संलयन में भी ऊर्जा मुक्त होगी, है ना। विखंडन का बिल्कुल विपरीत है। एक बार और सुन ले डेफिनेशन। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संलयित हो भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाती। संलयन की इस प्रक्रिया में निर्मित भारी नाभिक का द्रव्यमान संलयित होने वाले सभी हल्के नाभिकों के कुल द्रव्यमान से सदैव कम होता है। अर्थात संलयन की प्रक्रिया में भी द्रव्यमान की क्षति होती है। यही कारण है कि विखंडन के विपरीत प्रक्रिया होने के बावजूद संलयन की प्रक्रिया में भी या संलयन में भी ऊर्जा मुक्त होती है। अब नाभिकीय संलयन की शर्तें, ये सब मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर लिया था। जब मैंने द्रव्यमान क्षति समझाया था तो उस समय भी कहा था कि साहब द्रव्यमान की अगर क्षति होगी तो आइंस्टीन के अनुसार यानी E बराबर mc स्क्वायर के अनुसार खोया हुआ द्रव्यमान सीधा किसको चला जाएगा? ऊर्जा को। यहां वही हो रहा है ना। नाभिकीय संलयन की आवश्यक शर्तें, तो नाभिकीय संलयन की दो शर्तें। पहली, ताप अत्यधिक उच्च, है ना, यानी 10 की पावर 7 से 10 की पावर 8, है ना, केल्विन होना चाहिए। एक तो ये शर्त है ना। दूसरी शर्त, जहां भी संलयन हो रहा हो वहां पर हल्के नाभिकों की बहुल्यता होनी चाहिए। अब सब इन शर्तों के पीछे क्या रीजन है वो भी अपन पढ़ेंगे बाकायदा ना। अभी पहले उदाहरण वगैरह आदि इत्यादि सब चीजें बता दें, फिर इनसे संबंधित बातें
अपने को पढ़नी है। साहब क्यों होना चाहिए ताप अत्यधिक उच्च, क्यों हल्के नाभिकों की बहुल्य होता है, ये सब पक्ष समझाने वाले। पहले उदाहरण है ना, तो सब संलयन के उदाहरण में पहला उदाहरण प्रोटॉनों का संलयन, प्रोटॉनों का संलयन है ना। प्रोटॉनों के संलयन में ये सब आपको 4 प्रोटॉनों का संलयन दिखा देते हैं। 1H1 2He4 प्लस 2 पॉजिट्रॉन है ना। पॉजिट्रॉन किसे कहते हैं साहब? वह कण जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर हो तथा आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु धनात्मक हो, उसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो सब इसे पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, पॉजिट्रॉन। और अभी अपन आगे पढ़ेंगे तो ये बीटा प्लस भी कहलाएगा, बीटा प्लस कण भी कहेंगे, है ना। क्यों कहेंगे वो अभी सब आ जाएगा। और इसके साथ साथ 2 न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो सब बीटा कण की जब बातें करेंगे सब समझा दिया जाएगा। वह लगभग 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, आप इसको 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हो। तो ये सब प्रोटॉनों का संलयन है ना। अभिक्रिया है संलयन की। ऐसी अभिक्रिया शो करने से एक आप पुख्ता प्रमाण दे देते हो कि हाँ साहब आप संलयन के बारे में बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो, है ना। तो अपन जब कोई बात कहें तो प्रमाण के रूप में या उसके अपने बात के रूप में अपने को कुछ साथ में एग्जाम्पल भी पुट कर देना चाहिए। एग्जाम्पल पुट कर देने से हमारी बात का वजन बढ़ जाता है ना। तो हमने प्रोटॉनों का संलयन बता दी, ये तो पॉजिट्रॉन तो अलग चीज है, उधर रख दो ना। तो ये प्रोटॉनों के संलयन में अभिक्रिया लिख दी, इसमें दिखा दिया आपको 4 प्रोटॉनों का संलयन, है ना। अब थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट पे जाएंगे। तो कैलकुलेटिव पार्ट के लिए मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं, ड्यूटेरियम का संलयन। ड्यूटेरियम का संलयन है ना। यहां एक कैलकुलेटिव पार्ट दिखाऊंगा मैं आपको, ऊर्जा वाला, है ना। ड्यूटेरियम के संलयन में ये 1H2 प्लस 1H2 ये संलयित हुए, क्रिएट करेंगे 1H3। बैलेंस आप कर लिया कीजिए। देखो आप कैसे, अब जैसे परमाणु क्रमांक में 1 बचा और द्रव्यमान संख्या में भी 1 बची, तो फिर 100% प्रोटॉन ही आएगा, यानी 1H1 ही आएगा। अब देखो बैलेंस हो गया, है ना। कैसे हो गया देखो, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 2 4, 3 और 1 4, है ना। प्लस 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभिक्रिया इस या अभिक्रिया ऊर्जा इस प्रक्रिया में उत्सर्जित होती है। अगेन ड्यूटेरियम या ट्राइटियम 1H3 संलयित होता है पुनः ड्यूटेरियम से। पुनः संलयन में 2He4 हीलियम निकाला साहब अपन ने, परमाणु क्रमांक 2 हो गए, परमाणु क्रमांक नहीं है अब अपने पास। तो अब जो भी पार्टिकल होगा उसका परमाणु क्रमांक 0 आना चाहिए, मतलब वो विद्युत उदासीन होना चाहिए। द्रव्यमान संख्या 5 में से 4 इधर आएगी तो एक द्रव्यमान संख्या, तो 100% वो कौन सा पार्टिकल है, वो न्यूट्रॉन है। तो अब आएगा न्यूट्रॉन। और प्लस इस अभिक्रिया में 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो सब ड्यूटेरियम का संलयन मैंने आपको दिखाया 2 पदों में, है ना। इस इक्वेशन में 2 पद है, पहले 2 ड्यूटेरियम के नाभिक संलयित हुए, ट्राइटियम बनाया 1H3 और प्रोटॉन दिया आपको, है ना। फिर ट्राइटियम अगेन संलयित बाई ड्यूटेरियम, अब आपको मिलता है हीलियम, है ना, न्यूट्रॉन और 17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब अगर आप यहां देखें तो हमने टोटल जो संलयन किया है ड्यूटेरियम कितने, ड्यूटेरियम के 3 नाभिक है, 1 2 और ये 3, है ना। तो सब 1H2 के 3 नाभिकों के संलयन एक मिनट, है ना, 3 नाभिकों के संलयन
से मुक्त ऊर्जा कितनी हुई साहब? 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर वाली प्रक्रिया में, 17.6 नीचे वाली में। तो टोटल लिख दे 4 प्लस 17.6 यानी 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो साहब जब 3 ड्यूटेरियम के नाभिक संलयित होते हैं 3, तो 21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है ना। इसलिए प्रति 1:2 मुक्त ऊर्जा, प्रति 1:2 मुक्त ऊर्जा कितनी होगी साहब? 21.6/3 यानी 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सब प्रति ड्यूटेरियम संलयन से मुक्त ऊर्जा 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि अपन प्रति यूरेनियम U-235 है ना, विखंडन मुक्त ऊर्जा की बात करें, मुक्त ऊर्जा, तो ये कितनी होती है साहब? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से समझना, मैंने आपके सामने 2 चीजें लिखी हैं। पहला लिखा है प्रति 1:2 मुक्त ऊर्जा, ये तो मैंने ऊर्जा लिखी है संलयन में, है ना, ये तो मैंने लिखी है संलयन में। फिर मैंने लिखी है प्रति U-235 विखंडन से मुक्त ऊर्जा, विखंडन से मुक्त ऊर्जा, यह है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्रति ड्यूटेरियम मुक्त ऊर्जा का मान या प्रति ड्यूटेरियम संलयन से प्राप्त ऊर्जा 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रति यूरेनियम विखंडन से मुक्त ऊर्जा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत अल्प है। ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं, 1 ग्राम का कंपैरिजन करते हैं, है ना। तो सब यदि मात्रा अपन 1 मिनट है ना, ठीक है ना, यदि मात्रा 1 ग्राम ले, है ना साहब, तो सब यदि मात्रा 1 ग्राम लें तो संलयन व विखंडन से मुक्त ऊर्जा की तुलना, ठीक है ना। अब हम मात्रा ले रहे हैं दोनों की 1 ग्राम और कंपैरिजन कर रहे हैं ड्यूटेरियम के संलयन का और U-230 के विखंडन का। संलयन तो लेंगे अपन 1:2 का और विखंडन लेंगे U-235 का और मात्रा लेंगे 1 ग्राम, है ना साहब। तो कहने का मतलब यदि मात्रा 1 ग्राम लेकर मुक्त ऊर्जा की तुलना करें, अब आप देखिएगा, है ना साहब। तो ये तो लिख दिया मैंने ड्यूटेरियम और ये लिख दिया मैंने यूरेनियम। 2 ग्राम में नाभिकों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर, तो 1 ग्राम में कितने नाभिक? 6.023 इंटू 10⁻23/2। 1 ग्राम में ड्यूटेरियम के इतने नाभिक होंगे। 1 नाभिक के विखंडन से मुक्त होने वाली ऊर्जा 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गई साहब 1 ग्राम से कुल ऊर्जा। अब आ जाओ यूरेनियम। 235 ग्राम में अवोगाद्रो संख्या जितने परमाणु है ना, तो 1 ग्राम में कितने? 6.023 इंटू 10⁻23/235। 1 यूरेनियम के विखंडन से मुक्त ऊर्जा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब इनका कंपैरिजन करके देखें, कैंसिल, यानी ड्यूटेरियम के संलयन से और यूरेनियम के विखंडन से, है ना, एक संलयन चल रहा है और एक विखंडन चल रहा है। अब देखें अपन तो 235 ऊपर चला गया इंटू 7.2 अपॉन 2 इंटू 200, है ना। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4.23। इसका मतलब ड्यूटेरियम के संलयन से मुक्त होने वाली ऊर्जा यूरेनियम के विखंडन से मुक्त होने वाली ऊर्जा की तुलना में लगभग 4.25 गुना है, 4.23 गुना। तो सब जब हम 1 ग्राम मात्रा लेते हैं, सॉरी एक नाभिक की बात करते हैं, तो सब प्रति ड्यूटेरियम संलयन से मुक्त ऊर्जा बहुत कम होती है, 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन, जबकि प्रति यूरेनियम के विखंडन से मुक्त ऊर्जा बहुत अधिक होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर मात्रा को हम 1 ग्राम ले लें तो संलयन से मुक्त होने वाली ऊर्जा विखंडन की तुलना में बहुत अधिक है ना साहब, 425 गुना, मतलब 425%, यानी अपन कह दें 4.23 गुना इतनी है। इसका मतलब संलयन ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। ये तो सब ऊर्जा का कंपैरिजन हो गया। अब बात आती है कि सब संलयन की इस प्रक्रिया में इतना उच्च ताप क्यों जरूरी है, क्लियर, और हल्के नाभिक की बहुल्यता क्यों होनी चाहिए। ऊर्जा का फंडा क्लियर हो गया। अब बात को समझे, है ना। तो देखो, संलयन की प्रक्रिया में जब समान व समान प्रकृति के आवेश रखने वाले, समान मात्रा व समान प्रकृति, धन है, दोनों नाभिक धन ही होंगे, तो समान मात्रा व समान प्रकृति का आवेश रखने वाले नाभिक जब संलयित होने के लिए एक दूसरे के निकट आएंगे, तो जैसे जैसे निकट आएंगे प्रतिकर्षण की प्रबलता बढ़ती चली जाएगी। स्वाभाविक के समीप आने पर प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो संलयन की संभावना समाप्त हो जाएगी। हां, संलयन तब हो सकता है जब दोनों नाभिकों के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो कि वह प्रतिकर्षण को पार कर दे, तो संलयन की संभावना रहेगी। तो सब आपको हल्के नाभिकों को इतनी काइनेटिक एनर्जी उपलब्ध करवानी पड़ेगी कि वह प्रतिकर्षण को पार कर ले। अदरवाइज तो सीधा सीधा फंडा है कि जैसे सब धनावेशित नाभिक एक दूसरे के समीप आते हैं, तो जैसे जैसे समीप आएंगे प्रतिकर्षण की प्रबलता बढ़ती जाएगी और संलयन न हो सकेगा। हां, एक ही स्थिति में संलयन पॉसिबल है कि काइनेटिक एनर्जी इतनी अधिक हो कि साहब वो प्रतिकर्षण को ही पार कर ले, तो फिर संलयन हो सकता है। इसके लिए नाभिकों की गति ऊर्जा अत्यधिक होनी चाहिए, और ये उच्च गति ऊर्जा या अत्यधिक गति ऊर्जा ये ताप द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इसलिए ताप का अत्यधिक उच्च होना आवश्यक है। अत्यधिक उच्च ताप पर घटने वाली संलयन की अभिक्रियाओं को ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो संलयन की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं, है ना। तो उच्च ताप पर घटित होने के कारण संलयन की जो अभिक्रियाएं, उनका दूसरा नाम कौन है? ताप। ये एक्चुअली मैं 2 बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पूछा गया सवाल है एक बार कि सब ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं किससे कहते हैं। तो सब संलयन में घटित अभिक्रियाएं उच्च ताप पर ही संपन्न हो पाती हैं, और उच्च ताप पर होने के कारण इन अभिक्रियाओं का नाम है ताप नाभिकीय अभिक्रिया। तो सब अब ये फंडा क्लियर हो गया कि हम किस प्रकार से संलयन हो सकता है और संलयन की प्रक्रिया में टेम्परेचर अत्यधिक उच्च क्यों होना चाहिए, है ना। अब दूसरी बात, हल्के नाभिकों की बहुल्यता होनी चाहिए। अब हल्के नाभिकों की बहुल्यता क्यों होनी चाहिए, सब उस पर भी चर्चा करनी। संलयन की प्रक्रिया एक बार की जा सकती है क्योंकि बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। एक बार
प्रारंभ हो चुकने के पश्चात यह अभिक्रिया स्वपोषी हो जानी चाहिए, यानी फिर सेल्फ एक्टिव हो जानी चाहिए, फिर हम बार बार ऊर्जा देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो सब सीधा सा फंडा है कि संलयन हो और संलयन से जो ऊर्जा मुक्त हो उसका तुरंत उपयोग हो जाए और अन्य नाभिक भी संलयन की प्रक्रिया में संलग्न हो जाए। तो स्वाभाविक है कि जहां संलयन होगा वहां पर हल्के नाभिकों की बहुत आयत मात्रा रखनी पड़ेगी। जब आप बहुत अधिक मात्रा रखेंगे तो स्वाभाविक है संलयन से मुक्त ऊर्जा तुरंत अन्य हल्के नाभिकों को मिल जाएगी और अन्य हल्के नाभिक भी गति ऊर्जा प्राप्त कर अदर या अन्य नाभिकों से संलयित होने लगेंगे, यानी यह क्रिया फिर स्वतः सक्रिय हो जाएगी, यानी स्वयं घटित होने लग जाएगी। तो स्वाभाविक है संलयन की प्रक्रिया में हल्के नाभिकों की बहुल्यता होना आवश्यक है। तो साहब दो शर्तें थी कि ताप अत्यधिक उच्च होना चाहिए, उसका सीधा सीधा आपको समझा दिया कि प्रतिकर्षण को पार करने के लिए नाभिकों को अत्यधिक गति ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उच्च ताप से उपलब्ध करवाई जाती है। दूसरा, हल्के नाभिकों की बहुल्यता होनी चाहिए। तो साहब ये अभिक्रियाएं स्वपोषी हों, यानी एक बार करवा सकते हैं, फिर इनसे जो मुक्त ऊर्जा हो वह अन्य नाभिक तुरंत लेकर और संलयित होने लग जाएं। इसलिए हल्के नाभिक सभी और उपलब्ध होना जरूरी है ताकि एक बार संलयन से प्राप्त ऊर्जा की हानि न हो जाए, वो बेकार न चली जाए। अब सब इतने उच्च ताप पर घटित होने के कारण पृथ्वी पर तो संलयन की अभिक्रियाएं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर तो इतना ताप उपलब्ध हो नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है ब्रह्मांड में जैसे सूर्य है, सूर्य के आंतरिक भाग का ताप अत्यधिक उच्च है, जिसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। वो ताप संलयन जितना सूट करता है, संलयन को जितना ताप चाहिए वहां उपलब्ध है। इसके अलावा कई तारे भी हैं जहां पर संलयन की अभिक्रिया होती है, मतलब सूर्य के अलावा भी कई सारे पिंड हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन कर रहे हैं। तो जहां से प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है वहां पर ताप अत्यधिक उच्च है, तो वहां संलयन की संभावना होगी। मैं आपको छोटे से मैं समझाता हूं। सूर्य व तारों पर ऊर्जा स्रोत है ना, एक स्टोरी है सब, स्टोरी तो सूर्य के लिए सुनाई जाएगी, है ना। अब आप उसी से समझ लेना, तारों के लिए सूर्य व तारों पर ऊर्जा स्रोत, है ना। तो सब मैं आपको पूरी बात सूर्य पे समझा देता हूं, है ना, कि साहब सूर्य व तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य से बात को समझो। सूर्य लगभग 4.5 इंटू 10 की पावर 8 वर्ष इतने सालों से लगातार 3.9 इंटू 10 की पावर 26 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड उत्सर्जित कर रहा है, कंटिन्यू, है ना। तो सब 4.5 इंटू 10 की पावर 8 वर्ष से सूर्य निरंतर प्रति सेकंड 3.9 इंटू 10 की पावर 26 जूल ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। यदि सूर्य पर कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं होता, ऊर्जा का स्रोत नहीं होता, तो स्वाभाविक है सूर्य का धीरे धीरे ठंडा हो जाना जरूरी था। यानी अब तक तो सूर्य ठंडा हो ही चुकना चाहिए था, क्योंकि ऊर्जा का कोई सोर्स ही नहीं है, तो फिर ऊर्जा की क्षतिपूर्ति नहीं होगी, और क्षतिपूर्ति नहीं होगी तो सूर्य को अब तक पर्याप्त ठंडा हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वर्तमान में भी सूर्य प्रति सेकंड 3.9 इंटू 10 की पावर 26 जूल ऊर्जा निरंतर उत्सर्जित कर रहा है।
वर्तमान में भी। इसका मतलब सूर्य पर ऊर्जा उत्पादन के लिए कोई न कोई प्रक्रिया जारी है, यानी कोई अभिक्रिया जारी है। यह अभिक्रिया रासायनिक तो हो नहीं सकती, रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो ये जो अभिक्रिया घटित हो रही है, यह अभिक्रिया रासायनिक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती साहब? उसका सीधा सीधा रीजन है, रासायनिक अभिक्रियाओं में इतनी अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हो ही नहीं सकता। रासायनिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा उत्सर्जित करती है, उससे ज्यादा रासायनिक अभिक्रिया के बस की बात नहीं है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इतनी उच्च ऊर्जा का उत्सर्जन संभव नहीं है। तो सब जो ऊर्जा की क्षतिपूर्ति सूर्य पर हो रही है, उसका कारण रासायनिक अभिक्रिया तो नहीं है, किसी कीमत पे नहीं है। फिर कौन है सब? तो उसका कारण नाभिकीय अभिक्रिया हो सकता है। उसका रीजन है कि नाभिकीय अभिक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा के उत्पादन का कारण किसको माना गया? नाभिकीय अभिक्रिया को। यह तो पॉसिबल ही नहीं है। नाभिकीय अभिक्रिया में भी दो हैं। पहला नाभिकीय विखंडन, एक तो ये। लेकिन नाभिकीय विखंडन के लिए तो भारी नाभिक चाहिए, सूर्य पर भारी नाभिक नहीं है। तो सूर्य पर जो ऊर्जा का सोर्स है वो नाभिकीय विखंडन भी नहीं हो सकता। फिर कौन हो सकता है? सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होना चाहिए। क्यों? क्या रीजन है कि साहब आप सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन को मानते हो? तो उसका कारण है, सूर्य पर 35% तो हाइड्रोजन है, 64% हीलियम है और 1% अन्य है ना, 1% अदर। तो कहने का मतलब सूर्य पर हल्के नाभिकों की बहुल्यता है। देख लो आप, 35% भाग में तो हाइड्रोजन और 64% भाग में हीलियम, दोनों ही हल्के नाभिक हैं, है ना। तो सब संभावना पूरी पूरी किसकी? संलयन की। अभी और भी सुनो आप, इतने उच्च ताप के कारण सूर्य पर या सूर्य में हीलियम, हाइड्रोजन ये नाभिकीय अवस्था में रहते हैं। इनके ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन तो कभी के पलायन कर चुके होंगे। इतने उच्च ताप पर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। तो इनके जो वहां पर अवस्था, वो नाभिकीय अवस्था, उसे प्लाज्मा अवस्था भी कहते हैं। क्लियर साहब? तो सब इतने उच्च ताप के कारण हाइड्रोजन व हीलियम के परमाणु की कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन का पलायन हो चुका होगा 100%, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। इससे हीलियम और हाइड्रोजन वहां पर नाभिकीय अवस्था में रहते हैं, जिसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ठीक है साहब? अब अत्यधिक उच्च ताप के कारण ये नाभिक उच्च गति ऊर्जा से गति करते हैं, आपस में टकराते हैं और संलयित होते हैं, है ना। वैज्ञानिक बेथे ने संलयन की इस प्रक्रिया को प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, व कार्बन
नाइट्रोजन चक्र से स्पष्ट किया। और जब इन चक्रों से पैदा होने वाली एनर्जी और सूर्य के धरातल पर हाइड्रोजन व हीलियम की क्वांटिटी से जब कैलकुलेशन करते हैं तो वास्तव में कैलकुलेशन वही 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा किया जाती है। तो सब कार्बन नाइट्रोजन चक्र जो बेथे ने एक्सप्लेन किया, कार्बन नाइट्रोजन चक्र व प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में सूर्य पर से ऊर्जा उत्सर्जन नाभिकीय संलयन के द्वारा हो रहा है। तो सब कहने का मतलब नाभिकीय संलयन क्या है वो समझा दिया अपन ने, है ना। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में अगर प्रति परमाणु देखोगे या प्रति नाभिक देखो तो संलयन में ऊर्जा कम दिखेगी मात्रा, पर 1 ग्राम मात्रा लोगे तो संलयन में ऊर्जा बहुत अधिक है। उच्च ताप पर होने के लिए बताई दिया आपको कि आपको उच्च गति ऊर्जा चाहिए। उच्च गति ऊर्जा के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। उच्च ताप पर होने वाली नाभिकीय संलयन की प्रक्रियाएं ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हल्के नाभिकों की बहुल्यता का भी कारण समझा दिया। फिर इसका उदाहरण अपन ने समझा भी दिया सूर्य पर। सूर्य का डाटा दे दिया कि सूर्य लगातार इतने वर्ष से प्रति सेकंड इतनी जूल ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। ऊर्जा की क्षतिपूर्ति के लिए कौन कोई उस पर अभिक्रिया घटित हो रही है। यह अभिक्रिया रासायनिक कभी हो नहीं सकती, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इतनी उच्च ऊर्जा उत्सर्जित नहीं हो सकती। यह अभिक्रिया नाभिकीय होनी चाहिए, है ना। और नाभिकीय इसलिए होनी चाहिए क्योंकि नाभिकीय अभिक्रियाओं में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में 2 अभिक्रियाएं, एक नाभिकीय विखंडन, पर नाभिकीय विखंडन की संभावना है ही नहीं क्योंकि वहाँ भारी नाभिक है ही नहीं। वहाँ पर हल्के नाभिक है, जैसे बताया 35% हाइड्रोजन, 64% हीलियम, 1% अदर। स्वाभाविक हल्के नाभिकों की बहुल्यता है, हल्के नाभिकों की बहुल्यता है, तो वहाँ पर जो घटित है या वहाँ पर कैसे घटना घटित होती है तो बता दिए। ये हल्के नाभिक सूर्य के अत्यधिक उच्च ताप के कारण नाभिक की अवस्था में रहते हैं, या इनके ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कभी के गायब हो चुके हैं, इसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। उच्च ताप के कारण ये नाभिक तीव्र गति से या तीव्र गति ऊर्जा से चलते हैं, या इनका वेग तीव्र होता है। जब ये टकराते हैं संलयित होते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं। ऊर्जा के इस मुक्त होने को वैज्ञानिक बेथे ने प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र और कार्बन नाइट्रोजन चक्र से एक्सप्लेन किया है ना। और इसको एक्सप्लेन करके जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन एक्यूरेट आ जाती है, लगभग वही आ जाती है जो हम बताए हुए, ठीक है ना। एग्जाम्पल नाभिकीय संलयन का उदाहरण है हाइड्रोजन बम, है ना। हाइड्रोजन बम के लिए आपको अत्यधिक उच्च ताप, हाइड्रोजन बम संलयन का उदाहरण है जहां संलयन के लिए अत्यधिक उच्च ताप परमाणु बमों की ऊर्जा से क्रिएट करते हैं। तो इसका मतलब आप सोच लो कि हाइड्रोजन बम कितना घातक है, क्योंकि उसमें जो ऊर्जा चाहिए संलयन के लिए वो किससे उपलब्ध कराई जाती, परमाणु बमों के विस्फोट से उत्पन्न की जाती है। तो एक अगर हाइड्रोजन बम बन रहा है तो उसमें परमाणु बम लगाए हुए हैं, क्योंकि एनर्जी वही दे रहे जिससे संलयन हो सके। तो ये साहब संलयन का उदाहरण। तो ये तो साहब एक थ्योरेटिकल पोर्शन था, अभी हालांकि थोड़ा सा पोर्शन पर एक पार्ट हो गया। पहले मैं जैसे नाभिक से फाउंडेशन, फिर स्टेबिलिटी, फिर नाभिक की अभिक्रियाएं, अभिक्रियाओं में भी विखंडन और संलयन वगैरह वगैरह। अब आ जाइए थोड़ा सा नया पार्ट, चेंज है ना, नए पार्ट, अब नया चेंज है ना। अब आ जाओ, इसको पार्ट को बीच में से चालू कर देता हूं। रेडियो एक्टिवता, है ना जा? यानी रेडियो एक्टिविटी, ठीक है साहब। अब आ जाओ सर इस पार्ट की तरफ बात करें।
सन 1896 है ना में रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हेनरी बेकेरल, है ना। नया पोर्शन है, थोड़ा सा आपको बेटर लगेगा। हेनरी बेकेरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। अब सब रेडियो एक्टिविटी क्या है? तो हेनरी बेकेरल ने यूरेनियम तथा उसके लवणों से उत्सर्जित होने वाली अदृश्य किरणों का अध्ययन किया। बेकेरल ने बताया कि यूरेनियम व उसके लवणों से उत्सर्जित होने वाली अदृश्य विकिरणें या किरणें बहुत पावरफुल हैं। कैसे? फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती हैं। इन विकिरणों में आयनीकरण का गुण है। इन विकिरणों की पर्याप्त भेदन क्षमता है। तो सब बेकेरल ने देखा कि जो यूरेनियम व उसके लवणों से जो अदृश्य किरणें उत्सर्जित हो रही हैं, ये किरणें पर्याप्त भेदन क्षमता रखती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, इनका आयनीकरण का गुण है। इन विकिरणों को बेकेरल या रेडियो एक्टिव विकिरण नाम दिया गया तथा नाभिक के स्वतः विघटन की इस क्रिया को रेडियो एक्टिविटी कहा गया। वह नाभिक जो विघटित होता है उससे रेडियो एक्टिव कहते हैं या रेडियो एक्टिव नाभिक कहते हैं। अब वापिस परिभाषा पे लौट कर आओ। नाभिक के स्वतः विघटन की क्रिया को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। यहां स्वतः शब्द का महत्व इसलिए है कि आप नाभिक के विघटन यानी विकिरणों के उत्सर्जन के गुण को किसी भी भौतिक व रासायनिक विधि के द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। यह पूर्णतः एक स्वतः प्रक्रिया है। तो सब यह आपके नियंत्रण में नहीं है। आप इसको भौतिक विधि से और रासायनिक विधि से कंट्रोल नहीं कर सकते। इसने कहा नाभिक के स्वतः विघटन की क्रिया को या विघटन की प्रक्रिया को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और पदार्थ रेडियो एक्टिव कहलाता है और विकिरणों को बेकेरल के विकिरण या रेडियो एक्टिव विकिरण कहा जाता है। अब बिगिनिंग में इस घटना को इतना महत्व दिया नहीं गया शुरुआत में। हालांकि जो अन्य भारी नाभिक थे, थोरियम था, एक्टिनियम था आदि इत्यादि में भी यह गुण देखा गया था कि साहब थोरियम भी विकिरणों का उत्सर्जन करता है, एक्टिनियम भी करता है। तो अनेक भारी नाभिकों में वो देखा गया था जो हेनरी बेकेरल ने कहा था, लेकिन कोई इसको विशेष रूप से या गंभीरता से लिया नहीं गया, इसे समझो आप। लेकिन जब क्यूरी दंपत्ति ने रेडियम की खोज की तो फिर रेडियो एक्टिविटी को गंभीरता से लेना आवश्यक हो गया। पहले तो लिया ही नहीं था, अब आवश्यक हो गया। आवश्यक क्यों हुआ? क्योंकि रेडियम की रेडियो सक्रियता यूरेनियम के कंपैरिजन में लगभग 12 लाख गुना है। यानी अगर यूरेनियम प्रति सेकंड एक विकिरण का उत्सर्जन करता है यूरेनियम, तो रेडियम प्रति सेकंड 12 लाख विकिरणों का उत्सर्जन करता है। तो फिर इसको गंभीरता से लेना जरूरी हो गया। तो सब कहने का मतलब रेडियम की खोज के बाद फिर हेनरी बेकेरल की बात को गंभीरता से लिया गया।
यानी उसकी पुष्टि हो गई, यूं कह दो आप। गंभीरता से तो खैर कोई ये तो है नहीं कि हेनरी बेकेरेल कोई छोटे मोटे साइंटिस्ट थे, है ना। गंभीरता से लेने का मतलब बस उसकी पुष्टि हो गई कि हाँ यार बात में दम है, क्योंकि जिसकी बात हम कर रहे रेडियम, उसकी रेडियो सक्रियता 12 लाख गुनी है। क्लियर साहब। अब इसमें जो विकिरणें उत्सर्जित होती हैं उनको एक नाम दे दिया गया, रेडियो एक्टिव विकिरणें या बेकेरेल विकिरणें। रदरफोर्ड ने जानने की कोशिश की कि क्या विकिरण एक ही प्रकार की उत्सर्जित हो रही हैं। तो वैज्ञानिक रदरफोर्ड व उनके सहयोगियों ने, यह एक पूरा टीम वर्क था, रदरफोर्ड व उनके सहयोगियों ने रेडियो एक्टिवता में उत्सर्जित विकिरणों का प्रकृति और भेदन क्षमता दोनों जानने के लिए विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल किया। भेदन क्षमता जानने के लिए अवरोधकों का इस्तेमाल किया, शीशे के अवरोधक लगा दिए, कागज के लगा, सब तरह के। विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, तो विद्युत क्षेत्र का मैं आपको सीन दिखा देता हूं इधर, है ना। तो जैसे मान लीजिए ये पोर्ट मान लो आप, इसमें यूरेनियम वो उसके लवण मौजूद है, यूं समझ लो, यूरेनियम लवण, ऐसे लिख देता हूं ना। क्लियर। यहां से विकिरणें उत्सर्जित हो रही हैं। अब इस पर विद्युत क्षेत्र लगा के दिखा देते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में ये प्लेटें, है ना, विद्युत क्षेत्र लगाने का मतलब धन और ऋण प्लेटें लगाना होता है साहब, है ना। थोड़ा सा बोरिंग है, थ्योरी है तो चलने दो, पर यूं बोर मत हो आप, है ना। थोड़ी थ्योरी होती है ना, थोड़ा सा हम तो भी थक जाते हैं थ्योरी में। ये सब प्लेटें, है ना। ये प्लेट तो धन आवेशित ले लो, ये प्लेट ऋण आवेशित ले लो, ठीक है ना। विकिरणें उत्सर्जित हुई, है ना। जो विकिरण ऋण प्लेट की ओर गई, स्वाभाविक है वह स्वयं धनात्मक होंगी। इनको नाम दिया अल्फा किरणें, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा उसको मिक्स हो गया उधर जाके, अल्फा किरणें, है ना। व्हाइट से लिख देता हूं। तो ऋण प्लेट की ओर जाने के कारण अपन समझ जाएं कि ये स्वयं पॉजिटिव रही होंगी। जो किरणें धन प्लेट की ओर गई, स्वाभाविक रूप से वह स्वयं ऋणात्मक रही होंगी। इनको नाम दिया गया बीटा किरणें, है ना। और हम देख रहे हैं कि बीटा किरणें बहुत ज्यादा विक्षेपित हो रही हैं अल्फा की तुलना। अल्फा इतनी विक्षेपित नहीं हो, वो तो ऊपर तक जा रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा घूम गई। तो सब बीटा का अधिक घूमना इस बात को भी दर्शाता है कि बीटा का द्रव्यमान अल्फा की तुलना में कम है, तभी तो ज्यादा ऊपर न जा सकी बल्कि विक्षेपित हो गई तुरंत। ऐसी किरणें भी थी जो न धन की तरफ गई न ऋण की तरफ, बल्कि सीधी निकल गई। स्वाभाविक है जो किसी भी प्लेट की ओर न जा रही हैं तो स्वयं उदासीन है ना। इन किरणों को नाम दिया गया गामा किरणें। क्लियर साहब। ये तो नॉमेनक्लेचर हुआ, है ना। इसके अलावा अब अवरोधकों से गुजारते हैं, है ना। अब सबसे पहले बात करें अल्फा किरणों की।
ये केवल पतले कागज को ही पार कर सकी। पतला कागज, इसी को पार कर सकी। इसका मतलब अल्फा कण की भेदन क्षमता अल्प है, ज्यादा दम नहीं है। अगर बात करें बीटा किरण की, बीटा किरणें शीशे की, है ना साहब, शीशा हाई डेंसिटी है साहब, है ना। तो शीशा कहना तो बड़ा आसान लगता होगा आपको, लेकिन वास्तव में दम है। ये शीशे की 5 मिमी मोटी परत को पार कर गई है। कितने मिमी? 5 मिमी। कौन सी? शीशा, पीबी। स्वाभाविक है, आप देखेंगे तो दिख रहा है साफ साफ कि बीटा की भेदन क्षमता अल्फा की तुलना में ज्यादा है ना। अब बात करें अपन गामा किरणों की। गामा किरणें जो हैं वह यूं लिख दें, शीशे की 30 मिमी मोटी, है ना, वही शीशा पर कितना मोटा? 30 मिमी। तो सब गामा किरणें शीशे की 30 मिमी मोटी परत को पार कर गई, है ना। तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी हुई? गामा की। और सबसे कम किसकी हुई? अल्फा की, है ना। अब इसके अलावा तो विश्लेषण की जगह। इसके अलावा यह भी देखा गया कि कोई नाभिक अल्फा कण उत्सर्जित करता है, कोई बीटा करता है, लेकिन अल्फा और बीटा एक साथ उत्सर्जित नहीं होते। कोई अल्फा उत्सर्जित करता है, कोई बीटा उत्सर्जित करता है, लेकिन अल्फा और बीटा को एक साथ कोई भी उत्सर्जित नहीं करता है। किंतु गामा अल्फा के साथ भी उत्सर्जित होता है ना। अल्फा के साथ भी गामा है और बीटा के साथ भी गामा है, दोनों साथ नहीं है। बस अल्फा और बीटा के साथ गामा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होते, है ना। तो ये भी देखा गया, और भी कई सारी चीजें प्रायोगिक तौर पर देखी गई। ठीक है साहब, ये साहब रदरफोर्ड का प्रेडिक्शन। अब अपने को बच्चों, हाँ, एक छोटी सी चीज और, अल्फा बीटा गामा ये वास्तव में किरणें नहीं हैं, ये तीनों ही कण हैं। लेकिन कणों की धाराएं बहती या कण धाराओं के रूप में चलते हैं, इससे इन्हें क्या कह दिया गया? किरणें। तो आप ये भी बात ध्यान से समझ लीजिए कि अल्फा बीटा गामा ये मूलतः कण हैं, लेकिन कणों की धाराएं या कण धारा के रूप में प्रवाहित हो, बहते हो, चलते हो, तो फिर अपन उसको किरणें कहने लग जाते हैं। वैसे ये किरणें नहीं है, कण है। अब बच्चों एक एक के गुण अपन लेंगे, है ना। तो या तो यहीं से गुण स्टार्ट कर दें, या एक साथ अल्फा बीटा गामा के गुण ले लें अन्य अगले एपिसोड में, है ना। क्योंकि उसमें चक्कर ये पड़ेगा कि इसमें लेंगे तो इसमें तो अल्फा अल्फा की आ सकेंगे, है ना। तो छोटा सा मैं इसका विस्तार कर देता हूं, फिर किरणों के सबके गुण तो एक साथ पा, है ना। बस छोटा सा विस्तार में समझाता हूं मैं आपको कि सब नाभिक के स्वतः विघटन की क्रिया रेडियोएक्टिवता कहलाती है। पदार्थ को रेडियोएक्टिव कहते हैं। जो
रेडियो एक्टिवता की पुष्टि है वो रेडियम से होती है ना। रेडियो एक्टिवता की इस घटना में उत्पन्न होने वाले कण या उत्सर्जित होने वाले पार्टिकल या किरणें, इनकी जानकारी देने वाले रदरफोर्ड व उनके सहयोगी, उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों का अध्ययन किया। चुंबकीय विद्युत क्षेत्र का मैंने सीन दिखा रखा है। विद्युत क्षेत्र लगाने पर आप देख रहे हो कि एक किरणों का समूह है वो ऋण प्लेट की तरफ जा रहा है। जो ऋण प्लेट की ओर जाता हो वो स्वयं क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अल्फा किरणें धनात्मक है ना। बीटा किरणें पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं तो स्वाभाविक ये स्वयं नेगेटिव होनी चाहिए। गामा किरणें अविक्षेपित गुजर जा रही हैं तो ये विद्युत उदासीन होनी चाहिए या विद्युत उदासीन है। तो कहने का मतलब ये विकिरणों के नाम दिए गए, इनकी पेनिट्रेशन पावर यानी भेदन क्षमता देखी गई। अल्फा कण या किरण पतले कागज को ही पार कर सकती है। बीटा किरण 5 मिमी मोटी शीशे की परत को पार कर देती है, जबकि गामा किरण 30 मिमी मोटी शीशे की परत को पार करने की क्षमता रखती है। यानी भेदन क्षमता के क्रम में देखें तो भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा की है, फिर उससे कम बीटा की है, फिर उससे कम अल्फा की है। अपन ने ये भी, या इन्होंने ये भी देखा कि सब एक साथ अल्फा और बीटा उत्सर्जित नहीं होते, है ना। या तो अल्फा ही उत्सर्जित होता है या बीटा ही, लेकिन गामा दोनों के साथ उत्सर्जित हो। अल्फा के साथ भी गामा उत्सर्जित होता है और बीटा के साथ भी गामा। अब इसके बाद अपने को ये सब गुण पढ़ने रहेंगे, तो गुण को मैं अगले में ले लूंगा। इस लेक्चर को यहीं समाप्त कर देता हूं, क्योंकि इससे आगे फिर वो एक गुण आ जाएगा, अल्फा का आ जाएगा केवल या बीटा का आ जाएगा। हालांकि आगे भी होना तो यही है, आगे भी अपन देखेंगे, तो अगले एपिसोड में भी होना तो ये टूटेगा सही टॉपिक कहीं ना कहीं। लेकिन अब ठीक है, इसको यहीं रोक देते हैं, वही बेटर है मेरे हिसाब से, है ना। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।